नमस्कार दर्शकों, बहुत दिनों बाद आज आपसे 5 की पड़ताल के इस प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हो रही है। लेकिन आज का विषय जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त है इस्लामाबाद टॉक्स पर। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं पाकिस्तान पर, जहां पर उपराष्ट्रपति यूएस के जेडी वेंस पहुंच चुके हैं और वो बात कर रहे हैं शांति की, वो बात कर रहे हैं पीस की, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये महाजंग शुरू हुई। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक पक्ष पर इसका फर्क पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो इंसानियत का हुआ। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक बड़ा मार्मिक संदेश दिया गया। वो तस्वीरें जरूर मेरे दर्शकों ने आपने जरूर देखी होगी, जिसमें जहाज की सीट पर आपने देखी होगी खून लगी हुई, खून से सनी हुई यूनिफॉर्म्स, खून से सने हुए बच्चों के बैग्स। और यहां से ईरान ये संदेश दे रहा था कि इस जंग में, जिस जंग को शुरू किया अमेरिका ने, जिस जंग को शुरू किया इजराइल ने, कितनी बड़ी कीमत ईरान ने चुकाई है। यहां से सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर कि आखिर पाकिस्तान में जब अमेरिका और ईरान के समकक्ष आपस में बैठकर संवाद करेंगे तो क्या वाकई दुनिया के लिए यहां से कोई गुड न्यूज आएगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस धमकी की बात कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस वार्निंग की बात कर चुके हैं कि यहां से भी अगर बात नहीं बनी, यहां से अगर डील फाइनलाइज नहीं हुई तो फिर एक बार फिर से कहर बरपेगा। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। एक बड़ा इंटेलिजेंट पैनल, मैच्योर पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज जो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो टॉक्स चल रही हैं, वो दुनिया के लिए क्या वाकई कोई गुड न्यूज ला सकती है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया की निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की सरजमी पर है। मकसद ईरान के साथ उस खूनी जंग को खत्म करना जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद अब बारी उस बातचीत की है जिस पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट टिकी है। लेकिन शांति के मेज पर बैठने से पहले ईरान ने एक ऐसा मंजर पेश किया जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। ईरानी स्पीकर बागेर गलीबफ जिस विमान से पहुंचे, उसकी सीटों पर इंसान नहीं बल्कि मिनाब हमले के पीड़ितों की यादें बैठी थी। खून से सने स्कूल बैग और सफेद फूल चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि युद्ध की कीमत मासूम बच्चों ने चुकाई है। ईरान इसे बातचीत नहीं बल्कि अपने हक की जंग बता रहा है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका का रुख नरम बिल्कुल नहीं है। वार्ता शुरू होने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु बटन पर उंगली रखकर चेतावनी दे दी है। ट्रंप का साफ संदेश है, या तो मेज पर सुलह करो वरना ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला होगा। ट्रंप का यह अल्टीमेटम बातचीत की मेज पर दबाव बनाने की रणनीति है या विनाश का नया अध्याय, इसी पर बहस छिड़ी है। इस्लामाबाद की इमेज सिर्फ 2 देशों का मिलन नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य का फैसला है। एक तरफ मासूमों के खून से सने बैग जो युद्ध की विभीषिका की याद दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की वो घातक चेतावनी है जो महाविनाश का संकेत दे रही है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता या कौन हारा, सवाल ये है कि क्या इंसानियत इस बारूद के ढेर से सुरक्षित निकल पाएगी। क्योंकि अगर बातचीत नाकाम हुई तो इतिहास इसे शांति की आखिरी कोशिश के तौर पर याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है। रिपोर्ट बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत एनालिसिस के साथ हमने आपके सामने इस रिपोर्ट को रखा है, क्योंकि दुनिया चाह रही है पीस, दिस वर्ल्ड वांट्स पीस। लेकिन क्या पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म बनने के काबिल है? क्या पाकिस्तान में वो मादा है कि अमेरिका भी उसकी बात सुन ले? हालांकि ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ईरान उसकी बात सुन ले, ये भी कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और क्या मीडिएटर या ब्रोकर पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभाने लायक है भी या नहीं है? इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है, जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं,
देवनाथ सर नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कर रहा हूं आपको। मेरे साथ जाने माने फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ रहे हैं। संजीव दा नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कैप्टन पुनीत मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट। सर आपको भी नमस्कार है, आपको भी जय हिंद है। पुनीत सर मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। पुनीत जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वैसे तो वेस्ट एशिया के आप जानकार हैं, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी का दौर तो अब पूरी दुनिया में है। आप ये टॉक्स जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कुछ पॉजिटिव निकल कर आ सकता है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर? Sir, first and foremost, thank you for having me on the show, and good day to all Pleasure, the panelists pleasure, and you, sir. Sir, ऐसा है कि जैसे हम न्यूज में देख रहे हैं, हिजबुल्लाह हमास पे तो इजराइल अटैक कर रहा है, तो वहां पे ट्रूस नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो हम नहीं मतलब हमारे को जिसका कॉग्निसेंस नहीं है कि हुतीज अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां से मैं बहुत बार निकल चुका हूं बहुत बड़े बड़े जहाजों को लेके, वहां पे जो ईरान है उन्होंने पूरा ज्योग्राफिया उसका चेंज कर दिया। जैसे मैंने पहले भी किसी शोध और आपके शोध में कहा था कि वी पास थ्रू द मरीन ट्रैफिक लेन्स व्हिच इज नोन एज टीएसएस, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स। वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बनाई होती है। लेकिन अब ड्यूरिंग आफ्टर दिस वॉर पिछले 3 दिन से या 4 दिन से उन्होंने उसको अमेंड कर दिया। अब क्या है कि जितने जहाज अंदर जाएंगे वो ईरानियन कोस्ट से बहुत नजदीक होके जाएंगे और आएंगे तो वो भी उसके नजदीक से होके आएंगे। एक आइलैंड लद्दाख है, उसके बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ से आएंगे, और उसके नीचे का जो एरिया वो सारा माइंड एरिया कर दिया, जहां से कोई जहाज नहीं निकल पाएगा। अब जब तक हम ये इनकी जो समझौते की बात सुन रहे हैं कि ये भी चाह रहे हैं, उसमें एक ये एजेंडा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाए, वो मुझको नहीं लगता कि खुलेगा, बिकॉज वहां पे ईरान 100% टोल टैक्स लगाएगा एंड दे विल ट्राई टू रीकूप व्हाटएवर द लॉसेस दे हैव सफर्ड। परफेक्ट परफेक्ट कैप्टन, आपने ओपनिंग बहुत शानदार दे दी मेरे शो को। मैं जल्दी से देव सर और संजीव सर के पास होके आता हूँ, एक एक रिएक्शन, उसके बाद आप ही लोगों का शो है। देव सर लाइक ऑलवेज स्माइलिंग यू आर। देव सर मुझे बताइए आप कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो काफी वक्त हो चुका है, डी एस्केलेशन की प्रक्रिया उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स, इससे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दुनिया के लिए कुछ पॉजिटिव आएगा? रोहित, सबसे बड़ी बात पॉजिटिव तो यही है कि अभी तक पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है, ईरान ने कोई मिसाइल इजराइल पर नहीं दागी, गल्फ स्टेट पर नहीं दागी, और इजराइल ने और अमेरिका ने भी कोई बॉम्ब्स ईरान पर नहीं गिराए। तो वो डेवलपमेंट अभी भी पकड़ पर है। बहुत छोटी सी एक दिक्कत ये आ रही है कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर घुसकर, और इससे गुस्से में आकर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। तो अब अमेरिका को और इजराइल को कुछ करना पड़ेगा। लगता है डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर हमले बंद कर दें। और जब इसकी कंफर्मेशन हिजबुल्लाह के ग्राउंड कमांडर जो कि बेका वैली में है, लिटानी रिवर के पास हैं, जब वो कंफर्म कर देंगे कि आसमान से इजराइल के बम गिरने बंद हो गए, तो वो खबर ईरान को देंगे, और फिर ईरान उसको कंफर्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है। तो आज के लिए तो जो बातचीत हो रही है, इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी रोहित। परफेक्ट सर, वापस आ रहा हूं आपके पास। संजीव सर एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग टू यू। संजीव दा, आप मुझे बता दीजिए, अब ये जो पूरी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, ये वाकई जो पीस प्लान की बात हम सुन रहे हैं लंबे वक्त से, उस दिशा में इंपॉर्टेंट कदम है, या फिर आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती है वॉर जस्टिफिकेशन शुरू हो जाता है? हाउ डू यू सी दिस सर? रोहित जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। और कहूँगा कि आप बड़ी शांत जगह पे अभी खड़े हुए हैं, मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ जो कि बहुत सुंदर है, और कोलकाता में है आप, एंड यू आर हैविंग गुड टाइम। Having said that, let's come to the topic. मैं मानता हूँ कि ये जो बातचीत है रोहित जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरा मानना है कि इस बातचीत की जो प्रक्रिया शुरू हुई है
उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है बुद्धिमत्ता की जीत हुई है, विजडम हैज प्रिवेल्ड। और मैं आशा और कामना भी करता हूँ कि ये जो विजडम है, ये जो बुद्धिमत्ता दिखाई जा रही है, वो आगे भी कायम रहे। और जैसा कि अभी देवनाथ सर ने बताया कि जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स है वो रुके हुए हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि इसराइल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दबाव बनाने में सफल होगा कि उसको भी अब ये हमले रोकने चाहिए। और इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दोनों ने एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन के तहत 28 फरवरी के ऑपरेशन शुरू किए थे, जिसको कि इसराइल ने रोरिंग लायन का नाम दिया था और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी का नाम दिया था। लेकिन ये जो युद्ध था वो उनका संयुक्त अभियान था, और उसमें जो अब शांति वार्ता हो रही है उसमें इसराइल शामिल नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जो इसराइल है वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता है, और पाकिस्तान की जो और पाकिस्तान और इसराइल के बीच में जो इस समय मिसट्रस्ट है, उसकी वजह से भी जो इसराइल इस वार्ता में शामिल नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका जो भी निर्णय इस वार्ता के संदर्भ में आगे लेगा, उसको इसराइल को अप्रूव करना होगा, और इसराइल उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से देखता हूं कि दोनों ही पक्ष इस वार्ता को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। यदि अमेरिका ने जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनको इस वार्ता को लीड करने के लिए भेजा है, तो इससे पता चलता है कि अमेरिका इसको कितनी गंभीरता के साथ लेता है। और अमेरिका भी ये, उसके भी इम्पेरेटिव्स हैं, वो भी नहीं चाहता कि वो लंबे समय तक उसे युद्ध करना पड़े। वहीं ईरान की तरफ से आप देखिए रोहित जी, तो गालिबाफ जो कि ईरानियन संसद के स्पीकर हैं, उसके साथ साथ विदेश मंत्री अराक्ची और अन्य जो टॉप लीडर्स हैं वो भी हैं, तो ईरान भी इसे गंभीरता के साथ ले रहा है, और दोनों ही चाहते हैं कि इसमें एक प्रगति हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी तरीके की बुद्धिमत्ता अगर बनी रही तो आने वाले समय में इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटकम देखेंगे। जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन अभी वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक विन विन फार्मूले की तलाश अवश्य होगी, जिसमें कि दोनों अपने आप को टोन डाउन करेंगे। और इस तरीके की आशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कर रहा है, हमारा अपना देश भी अवश्य कर रहा है कि वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकले और ये जो पीस प्रोसेस जो शुरू हुआ है वो आगे बढ़े। जी जी, कैप्टन पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैप्टन आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं, और पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, ईरान पाकिस्तान पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता है क्या? ये डेफिनेटली इट इज समथिंग लाइक टू डिफरेंट पोल्स, दे डोंट मीट, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली विल बी स्टार्विंग ईरान समवेयर डाउन द लाइन। लेकिन एक मुद्दा जो मैं पहले भी बोल रहा था, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विदाउट प्रेजुडिस टुवर्ड आपके माध्यम के थ्रू, कुछ चीजों पे मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूं कुछ पैनलिस्ट के साथ, बिकॉज जहां तक सर मुझे लगता है एज फार एज हॉर्मुज स्ट्रेट्स इज कंसर्न, सर इसका मुद्दा जरूर रहेगा, क्योंकि ईरान हैज रीड्रॉन द लाइंस नाउ, and I mean it, please mark my words. Okay. Iran has redrawn the lines of the Straits of Hormuz. यानी उसने पूरा ज्योग्राफिया चेंज कर दिया है। साउथ ऑफ इट विच इज एडजॉइनिंग टू ओमान, वहां उसने माइंस डाल दी हैं जहां से कोई जहाज नहीं निकल सकता। उसने क्या किया, लेन्स को शिफ्ट कर दिया है वो टुवर्ड्स नॉर्थ, अगेन थ्रू टू ईरानियन कोस्ट। तो वो टोल टैक्स 100% वसूल करेगा। जब तक ये टोल टैक्स की बात नहीं खत्म होगी, यूएस चुप बैठेगा नहीं, unless of course we know Donald Trump साहब how does he operate, unless इन दोनों में बैकडोर एंट्री से कहीं हो जाती कि यार 50% तुम लेना 50% मैं लेता हूं, और लोगों को बनाते हैं। क्योंकि अगर ये टोल टैक्स का रहा तो सऊदी अरेबिया भी शांत नहीं रहेगा, कोई भी कंट्री शांत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट का जो दाम है वो महंगा हो जाएगा। अभी तक सुनने में आया था $2 मिलियन है, अभी सुनने में आया कि शायद बढ़ेगा घटेगा भी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन ये बात हमको एक कॉग्निजेंस लेनी चाहिए फ्रॉम द फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा रहेगा, और जब तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा रहेगा, मुझे नहीं लगता कि पीस टॉक प्रोसेस वुड हैव एनी सिग्निफिकेंस व्हाटसोएवर। ठीक है देव सर, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस इज अ सीरियस इशू जो बात उठाई है कैप्टन पुनीत ने। हाँ रोहित, इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही सीरियस बिजनेस है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या ईरान खोल देगा? ईरान के ऊपर फिलहाल ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए राजी है। दो छोटी छोटी शर्तें हैं, एक तो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी बंद कर दे, और दूसरा ये है कि अमेरिका ने जो
ईरान के 120 बिलियन डॉलर को दुनिया भर के बैंक्स में फ्रीज किया हुआ है, लंदन से लेके पेरिस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक, जापान, टोक्यो तक, उसको अमेरिका अनफ्रीज कर दे 100 बिलियन डॉलर ईरानी एसेट्स को। अब जब ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, पक्का खोलेगा, तो जब ईरान खोलेगा, अगर ये दोनों पॉइंट्स आज या कल के बीच में तय हो जाते हैं, तो कुछ चीजें तो जाहिर है, चीन की जो शिप्स हैं वो अंदर जाएंगी, बाहर जाएंगी। ईरान आस्ते आस्ते जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, भारत, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, शायद पाकिस्तान भी, उनकी शिप्स को अंदर भी जाने देगा पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ओमान की खाड़ी में निकलने भी देगा। बात है कि क्या टोल टैक्स वसूल करना ईरान का हक है? शायद नहीं, लेकिन वो बहुत छोटी बात है। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन मैरीटाइम, वो सब थ्योरेटिकल है। ट्रू सर। ईरान का दबदबा है वहां पर। तो ईरान क्या टोल टैक्स वसूल करेगा? फिलहाल ईरान की पार्लियामेंट में उन्होंने कह दिया वसूल करेंगे, तो इसका अमाउंट बहुत ऑब्वियसली ये इश्यूज है। लेकिन इस वक्त अगर दुनिया सोच रही है कि यहाँ से क्या शांति की तरफ दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, अमेरिका रुकेगा क्या, इजराइल रुकेगा क्या, ईरान रुकेगा क्या, तो फिर उसके बाद ये टोल वोल तो चीजें होती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले स्टेबिलिटी है, पीस है। मेरे साथ पाकिस्तान से फकर यूसुफजई साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है। फकर साहब, आपको सलाम कर रहा हूँ, इस्तकबाल है आपका मेरे शो में। डॉक्टर इरफान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान अशरफ साहब सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। डॉक्टर इरफान, आपको नमस्ते कर रहा हूं, इस्तकबाल, सलाम आपको, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल है, प्लीज, क्या दुनिया, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें हैं पाकिस्तान में, जो पीस टॉक्स चल रही हैं, इस्लामाबाद टॉक्स चल रही हैं, क्या कुछ खबर दे पाएंगे दुनिया के लिए? अगर कुछ अच्छे संकेत आप दे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। शाम का वक्त वैसे ही हो रहा है। देखिए जी, पाकिस्तान एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे उभरा है, और एक ऐसे माहौल में जहां हमारे पड़ोस पे इंडिया जैसा एक मुल्क है जो हमेशा टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जो हमेशा इजराइल की गोद में बैठ के इस खित्ते के अमन को बर्बाद करना चाहता है, वहीं पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ट्रस्ट वर्दी पीस मेकर के तौर पे उभरा है, जिसने तेहरान और वाशिंगटन को इस्लामाबाद में एक टेबल के ऊपर बैठाया। और आज इस्लामाबाद टॉक में डॉक्टर इरफान, मैंने पहले ही बोला, इस्तकबाल किया आपका, मैंने कहा शाम का वक्त है, आप पहले शब्द के साथ ही झूठ के साथ आप शुरुआत कर देते हैं। मैंने पूछा पाकिस्तान का रोल क्या, आप आ गए भारत पर, आप आ गए इजराइल पर। आपके मंत्री ने इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट क्या कर दिया, दो घंटे के अंदर उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। आप मुझे बता रहे हैं कि आप ग्लोबल पीस पावर बनकर उभर रहे हैं। झूठ नहीं सुनूंगा इरफान साहब। इरफान साहब, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। इरफान साहब बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस बड़े दिन में आप अपने आप को और बड़ा क्यों बना रहे हैं? भारत जैसे बड़े मुल्क के शानदार मुल्क के प्रधानमंत्री का नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर फुटेज मिलेगी क्या? इरफान साहब इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा मौका आपको दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया, उसमें भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ही फुटेज खानी है क्या? ये बता रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली, वो बता रहा है। इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा मंच मैंने आपको दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा था पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप हमारे वजीर आजम का नाम लिखा रहे। बट टुडे इंडिया इज स्टैंडिंग नोवेयर। India is global peacemaker Pakistan. America is in Pakistan. In the world, but Osama bin Laden was in Pakistan. American Marine Forces came and eliminated Osama bin Laden. उसके बाद आप बन गए peacemaker, global peacemaker. Not only the United States of America, but the Tehran, but Qatar, Saudi Arabia, China, Russia, everyone in this world is displaying trust on Pakistan. While India is standing alone, India proved that they are anti-peace. They are sabotaging the peace. So today it's a day for the peace lovers, but it's not a day. इरफान साहब, मुझे लगा इतना बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, इतना बड़ा दिन है,
लेकिन मैं वहां के असली पत्रकारों को भी सुन रहा था, मैं तो समझ रहा था एक बहुत ही मैच्योर पत्रकार मेरे साथ जुड़ा है। मैंने ना आपसे इंडिया पाकिस्तान के किसी भी रिश्ते के बारे में बात की, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था कि आज पाकिस्तान में क्या दुनिया के लिए कोई बड़ी गुड न्यूज आ सकती है। आपने पहले ही आप नहीं नाराज नहीं हो रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इतने बड़े दिन पर भी आपको फुटेज खाने के लिए भारत के वजीर आजम का नाम लेना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना पड़ रहा है। अरे शरीफ साहब का नाम लीजिए ना, मोदी आसिम का मुनीर जो का नाम रोल लीजिए है ना, वो आपके नेगेटिव पास है। जेडी वेंस का नाम लीजिए ना। एक दफा भी नहीं। ईरान के ऊपर नहीं की। नरेंद्र मोदी इजराइल गए और हाँ। उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक हुआ। ये वो सिग्नल्स हैं जो दुनिया देख रही है, ये वो सिग्नल्स हैं जो दुनिया जान रही है, और दुनिया आज इंडिया से सवाल कर रही है कि व्हाई यू आर स्टैंडिंग विद टेररिस्ट। ईरान ने फ्रेंडली मुल्कों की लिस्ट डाली है। मेरे देश के शिप टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ईरान के साथ हमारे जो रोल है वो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध है, तो क्यों नहीं बैठे आपके साथ? पज़ेश्कियान ने आपको मुंह नहीं लगाया, पज़ेश्कियान ने आपको मुंह नहीं लगाया, बेंजामिन नेतन्याहू आपको पूछते नहीं है, नरेंद्र मोदी खैर वो तो बहुत ऊपर लेवल के हैं, वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। I'll come back to you. संजीव सर will respond now. संजीव सर, जी ब्रदर जोक बहुत हो गया, now come to the topic. It's business now. It's serious. It's a serious topic now. बहुत जोक हो गए। संजीव सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, संजीव सर पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने तो यही पूछा, पाकिस्तान क्या दुनिया को एक ग्लोबल मंच पर आकर कोई पॉजिटिव खबर दे सकता है क्या? आप देखिए उन्होंने पहले ही स्लैंग में, पहली बातों में हमारे वजीर आजम का नाम ले लिया, तभी तो हर एक पॉपुलैरिटी सर्वेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नंबर 1। बट दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तान की मध्यस्थता, पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, दुनिया उसको किस तरीके से आके। संजीव साहब, इरफान साहब सुनिए क्या होता है एक मैच्योर आदमी का जवाब। संजीव साहब बोलिए। हाँ जी, पाकिस्तान को दशकों के बाद एक मैसेंजर की, एक डाकिये की, एक पोस्टमैन की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिली है, और वो भी जो थोड़ी सी सफलता उसको मिली है, वो भी ये पाकिस्तान के पत्रकार महोदय जो हैं उनको पच नहीं रही है, और अभी भी उनको भारत ही दिखाई दे रहा है। अरे वर्तमान समय में तो आज इस्लामाबाद पे आप रहिए, अभी भी आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ही वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जो ये मैसेंजर की आपकी भूमिका है उसको आप ठीक तरीके से निभाइए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि टॉक सक्सीड हो, लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो भूमिका है, मैं फिर से कहूँगा, ये एक मैसेंजर की, एक पोस्टमैन की भूमिका से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इस बातचीत के जो आउटकम्स को डिटरमिन कर सके। उसने एक वेन्यू अपना प्रोवाइड करा दिया है, मैसेजेस को यहाँ वहाँ वो जरूर कर रहा है, और जो कि एक उसको रिकॉग्नाइज भी करना होगा कि एक मैसेंजर की भूमिका अच्छी उसने निभाई है, लेकिन उसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता। देखिए रोहित जी, इसके पीछे चाइना की एक बहुत बड़ी भूमिका है। चाइना बहुत सीधे सामने तो नहीं आ रहा है, और भारत ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सकारात्मकता का वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। जो महाशक्तियां हैं वो जोर जोर से चिल्लाती नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, हमको ये चाहिए, जैसा कि हम पाकिस्तान से मिल रहे हैं। चाइना से आपने कभी सुना ऐसा कोई बयान? भारत से ऐसा कोई बयान सुना आपने? रशिया से ऐसा कोई बयान सुना आपने? ये हम महाशक्तियों का ये काम नहीं होता। ये जो मैसेंजर्स होते हैं उनके द्वारा इस तरीके की बातें कह दी जाती हैं, जो कि उसको भी कोई गंभीरता के साथ नहीं लेता। लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस टॉक्स का प्रश्न है, मैं भी इस बात की अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये सक्सीड हो। हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी जो वॉर है, इससे ईरान के लोग भी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित हैं, इजराइल के लोग भी गहरे तरीके से प्रभावित हैं। वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके के हमले हुए वो उससे बहुत प्रभावित है। और आपने देखा किस तरह से वेरी ट्रू संजीव सर, इसलिए मैंने बोला कि इरफान सर को सुनना चाहिए कि जब कोई मैच्योर व्यक्ति बोलता है, जब कोई मैच्योर व्यक्तित्व बोलता है तो वो क्या बोलता है। आपको ये पता चाहिए कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान आइसोलेटेड है। कोई मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान को इवन टेलीफोन कॉल करने को तैयार नहीं है। नो वन इज अटेंडिंग द टेलीफोन कॉल ऑफ मोदी। लेकिन इधर इस्लामाबाद में पूरी दुनिया की बैठी हुई है, दुनिया लाइन में लगी हुई है कि भाई हमें भी बुलाओ। डॉक्टर इरफान, स्टॉप कॉमेडी नाउ, स्टॉप जोक नाउ। इरफान, आपको लग रहा है कि आइसोलेशन में, और आप अपने ऊपर फोकस कीजिए ना। ये जो मैसेंजर की भूमिका ठीक तरीके से निभाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, आप परेशान मत होइए।
भारत को आप ओके, भारत के बारे में ओके, मत सोचिए कि आप ओके, अभी इरफान। आप जो कर रहे हैं पोस्टमैन डन वाला संजीव जो काम साहब, कर डन रहे हैं, संजीव साहब। कैफियत है, ये हम पुनीत, सब कैप्टन जानते पुनीत, हैं। भारत कैप्टन में पुनीत। आज मातम की आ कैफियत है। रहा हूँ इरफान साहब, इरफान साहब आ रहा हूँ, घबराया हुआ इरफान आज साहब आ रहा हूँ, हिंदुस्तान में। इरफान साहब आ रहा हूँ, आप इरफान साहब आई देखिए कल किस बैक तरह टू यू। आपको हमेशा पुनीत सर, हिंदुस्तानी दिखाई पुनीत सर, देता है, पुनीत ये सर, बड़ी समस्या है आपकी। पाकिस्तान की पुनीत एयरफोर्स सर, ने पुनीत सर, मेरी बात सुनिए। एयरफोर्स स्कॉट कर रही पुनीत है। सर, ये दुनिया की वी वांट तारीख का वी एक वांट पी, यूनिक इंसिडेंट पी है। फॉर पीस, पी फॉर पुनीत। दुनिया की But the world, पाकिस्तान but the world एयरफोर्स need peace for स्कॉट करके Pakistan, God knows. ला रहा है। तो पुनीत जी बोले, पुनीत जी प्लीज। इरफान भाई सुनिए तो, पुनीत भाई, पुनीत सर बोलेंगे। पुनीत सर मुझे बताइए, सर, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान अपने की कितनी, आप क्योंकि इरफान साहब दोस्त को आप सुन रहे हैं, इरफान जो हाँ, है दूसरी तरफ से, इनसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। हाँ, अभी से 20-25 दिन पहले प्लीज सर, जब प्लीज गो अहेड। किसी और कंट्री के जहाज नहीं आ रहे थे, हाँ। हमारे जहाज आ रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान के जहाज रोक दिए गए। उसका इनके पास क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, पाकिस्तान ये जो डोनाल्ड मेरे ट्रम्प हिसाब से डोनाल्ड बेमेहनती का ट्रम्प लूटा ने है। ऑन रिकॉर्ड ये वो बात किस की तरफ है कि लौटेगा, ये इस तरफ या उस तरफ वो नहीं पता। एक तरफ ऑयल पाकिस्तान है टैंकर टेकन आ रहे हैं, फुल बाकी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ किसी सऊदी मुल्क का ऑयल अरेबिया टैंकर टू स्टेट प्रोटेक्ट ऑफ देम हॉर्मुज़ अगेंस्ट से नहीं एनी गुजर पाया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के अलावा। जो ईरान ने बहुत किए। तो पाकिस्तान, आई थिंक टू टॉक अबाउट इट इज वेरी मच इनसिग्निफिकेंट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट इट। जहां तक पीस की बात आ रही है, मैं सिर्फ आपको दो जो कैटालिटिक पॉइंट है उसके बारे में बता रहा हूं। एक तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स का बोला, दूसरा ये जो ग्रुप कैप्टन साहब ने बोला, बहुत सही बोला, वी हैव यूनक्लॉज, यानी यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी। अगर हम यूनक्लॉज के हिसाब से जाते हैं तो ईरान डज नॉट हैव द टेरिटोरियल सी कंट्रोल ओवर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन उसने ले लिया जबरदस्ती। Now, because Iran has taken over the control of Straits of Hormuz, and if the negotiations which are going to take place will be very tough negotiations, where I think America may have to step back. Nahi to the other thing which can be lit on fire is Gulf of Aden. क्या बाबल मंडप स्टेट अगर उसको उसने एक्टिव कर दिया तो ये बहुत बुरा इसका वो रिजल्ट हो सकता, अंजाम होगा, अंजाम होगा। ये सर, ओके ओके। इरफान भाई एक मिनट, इरफान भाई एक मिनट दे रहा हूं आपको। इरफान भाई मैं फिर से आपको भाई कह के बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया को इस वक्त चाहिए शांति। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी बात कौन सुन लेगा? अमेरिका आपकी बात सुन लेगा, आपकी बात ईरान सुन लेगा, आपकी बात इजराइल सुन लेगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इतनी बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान है, हाँ या ना? आज पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी दुनिया की जो फजाई हुदूद है वो आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हम दुनिया के डेलीगेशंस को स्कॉट करके पाकिस्तान ला रहे हैं और यहाँ जो डायलॉग हो रहा है उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक इम्पोर्टेंट उसके सेंटर ऑफ अटेंशन है। और पाकिस्तान तेहरान, वाशिंगटन और तमाम बड़ी पावर्स को एंगेज करके दुनिया के अमन के लिए काम कर रहा है। मैं ये आज आपको भी भाई कहते हुए ये कहूंगा, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू बिहेव। आप भी अब अमन की बात करें, अमन की तरफ आए। आप इजराइल की गोद में बैठना छोड़ दें, आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना छोड़ दें, आप अफगानिस्तान को जीने दें। यार जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की बात करता है ना, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की बात करता है तो ऐसा लगता है घड़ियाली आंसू। अब मेरे दर्शक बहुत स्मार्ट है, मेरे दर्शक जानते हैं घड़ियाली आंसू क्या होते हैं। क्या है ना, जब घड़ियाल अपने किसी शिकार को खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि घड़ियाली आंसू को बड़ा दुख हो रहा है। अब आप देखिए, पाकिस्तान जो कभी कहते हैं खुद विक्टिम है टेररिज्म के, जिनके लॉन्च पैड्स को हम खत्म करते हैं, जो इनह्यूमन एट्रोसिटीज थी, जो बम्बिंग नहीं कहीं पर भी भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इरफान भाई, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप पाकिस्तान से हैं, हमने आपको ससम्मान यहाँ पर बुलाया ये बताने के लिए कि आप बताते मुझे कि पाकिस्तान के पास क्या रोड मैप है पीस का। वो नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया आपने मुझे, वो नहीं बताया। वो आपको भारत, मैं कह रहा हूँ आप भारत के एक्सपर्ट्स को ही सुनिए, आप सीख जाएंगे, आपको पता लगेगा क्या बात करनी है। नाउ देवनाथ सर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर। देव सर तुरंत आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो आप देख लीजिए। आप जान रहे हैं लगातार पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला जो है, बातचीत के बीच ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। कह रहा है कि ईरान जो है बड़ा नाकाम देश है, ईरान के पास कुछ नहीं है, नाकाम देश है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इससे पहले इन मीटिंग्स के शुरू होने से पहले
डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे लहजे में वार्निंग देते हुए भी नजर आ रहे थे कि हमारी बात मानो। मैं ये समझना चाह रहा हूं यूके देवनाथ सर कि अगर ईरान इतना ही नाकाम देश है, इतना ही बेकार देश है, तो पिछले 40 दिनों से क्या हो रहा है? क्यों नहीं 4 दिनों में घुटनों पर ले आया अमेरिका उसको? दूसरा, जब हमारे पड़ोसियों में भी झगड़े हो जाते हैं और हम लोग सुलह कराने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए उनको मीटिंग में बिठाते हैं, तो देव सर उससे पहले इस तरह की वार्निंग आना ये क्या संकेत देता है? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया है बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा हुआ है। उनकी थोड़ी अपरिपक्व मानसिकता का सबूत है ये। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो हमेशा सोचते हैं कि होटल खरीदना है, होटल बेचना है, तो खरीदने के पहले होटल की कीमत गिरा दो और बेचने के पहले होटल की कीमत बढ़ा दो। इस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काम नहीं करती है। एक माहौल बनाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके तहत अब इस्लामाबाद में बात हो रही है। एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए, ताकि अमेरिकन डेलीगेशन और जो ईरानियन डेलीगेशन है वो एक कंस्ट्रक्टिव बिजनेस कर पाए। कंस्ट्रक्टिव बिजनेस क्या है? आज कंस्ट्रक्टिव बिजनेस ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब तक जो हासिल हो चुका है, यानी बमबारी बंद है, मिसाइलें दागनी जा रही हैं, उसको हम होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसको हम बिगड़ने नहीं देना चाहते। दूसरी हमें क्या दरकार है? हमें दरकार है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाए, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कैसे खुलेगा? ईरान खोलेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए राजी है, बशर्ते इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बम गिराना बंद कर दे। तो यह चीज इजराइल के ऊपर कौन है जो इजराइल को बोल सकता है कि बम मत गिराओ लेबनान के अंदर? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी सिर्फ कुछ नहीं करना है, फोन उठाना है और नेतन्याहू को बोलना है कि भाई अगले कुछ दिनों के लिए हिजबुल्लाह पर हमला मत करो। बस इतनी सी बात है। बाकी जो 15 शर्तें हैं, 10 शर्तें हैं, वो तो हम आज से 2 हफ्ते बाद भी बात कर सकते हैं। जी इसके संजीव सर जल्दी से मुझे बताइए। संजीव सर, एक तरफ खड़े हैं अमेरिकन फोर्सेस, एक तरफ है डोनाल्ड जे ट्रंप, दूसरी तरफ है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू क्या प्रण, क्या संकल्प, किस अग्रेशन के साथ आईडीएफ स्ट्राइक्स कर रही है? मुझे ये बताइए, अगर अमेरिका यहाँ पर टेबल टॉक्स में कुछ परसेंट भी सेटिस्फाई होता है, क्या इसका सीधा इम्पैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू की कार्रवाइयों पर नजर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, अवश्य इजराइल को अमेरिका के जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको मानना होगा। और ये जो निर्णय जो अमेरिका जाहिर है कि जो भी निर्णय लेगा वो ईरान के संदर्भ में लेगा। जो लेबनान का जो विषय है, और लेबनान का टेक्निकली अगर देखें तो ये विषय जो इजराइल के साथ अभी है वो हिजबुल्लाह के साथ है, वो लेबनान के साथ भी नहीं है। क्योंकि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो कि अवश्य है कि वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम का टेरर प्रॉक्सी है। लेकिन ये जो लड़ाई इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है वो एक अलग लड़ाई है, उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा। और इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ ये जो लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है, जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल को टारगेट करना शुरू किया, तो उसके बाद से ही जो समय समय पर इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पर हमले किए जाते हैं। और अभी आपने एक बार फिर से देखा कि जब 28 फरवरी को एक बार फिर से जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विरुद्ध कार्रवाई की, तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। तो इजराइल की जो लड़ाई है हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेबनान के खिलाफ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इस वार्ता से लेना देना है। यदि ईरान ये कहता है कि नहीं इसमें लेबनान को भी शामिल करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उचित है। वो एक अलग विषय है। और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक सीज फायर पहले से अलग तरीके का हुआ था, और एक बार अगर फिर से कोई बातचीत होगी तो वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में होगी। उसमें ईरान का कहां से कोई से बनता है? लेकिन ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे हुती हो, जितने भी आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान के बाद और पाकिस्तान से भी बड़ा अगर कोई टेररिस्ट स्टेट रहा है तो वो ईरान की इस्लामिक रेजिम रही है, जिसने आतंकवाद को हमेशा से सपोर्ट देने का काम किया है, आतंकवादियों को प्रश्रय और सपोर्ट देने का काम दुनिया जानती है संजीव सर। लेकिन क्या है ना कि हम भारत है, हम बड़े मुल्क है, मैच्योर मुल्क है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ऐसे में हम जब वसुधैव कुटुंबकम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में एक तिनका खून भी ना बहे,
किसी को इतनी सी चोट भी ना लगे और जंग जैसे हालात तो कभी बने ही ना। बहरहाल आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, देव सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। संजीव जी थैंक यू, कैप्टन पुनीत आगे भी आपके साथ जुड़ूंगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं आपके पास, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए इस्लामाबाद टॉक्स जारी है, लेकिन यहां से पीस प्लान को लेकर क्या कुछ कदम उठते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी इस खास डिबेट पे 5 की पड़ताल में। आज मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।